वेलकम टू NCERT जोन। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 11th अकाउंटेंसी यानी कि TS ग्रेवाल अकाउंटेंसी के 18th चैप्टर को। और 18th चैप्टर जो कि है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, ये बात हम शुरू से ही करते आ रहे हैं कि क्यों अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। जितने भी ड्यूरेशन के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, ठीक है, जनरली हम 1 साल के लिए ही करते हैं। अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1 साल के लिए करते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा हमारा जो बिज़नेस है उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि मार्केट में हमारा नेटवर्थ कितना है, ठीक है। नेटवर्थ यानी कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है कंपनी के ऊपर या फर्म के ऊपर, ये सब हम जानते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। तो जैसा कि शुरू से ही मैं बताते आ रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि एंड रिज़ल्ट हमें यही चाहिए होता है। अकाउंटिंग का पर्पस ही यही होता है। तो इसके लिए हम जो चीज़ बनाते हैं उसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को ही हम अकाउंटिंग टर्म में कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की यहाँ पे हम बात करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? तो ऐसा फर्म जिसमें कोई पार्टनर्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो कंपनी भी नहीं होती है, उसका जो ओनर होता है वो सिर्फ इकलौता ओनर होता है। चाहे वो कोई भी डिसीज़न लेना हो, चाहे कैपिटल इन्वेस्ट करना हो, वो अकेले ही करता है। तो ऐसे फर्म को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेज करते हैं और कैसे अकाउंटिंग करते हैं और जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बैलेंस शीट के थ्रू, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मतलब इसका समझते हैं कि क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन द डेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं साल के अंत में, ठीक है। साल के अंत में प्रिपेयर किए जाते हैं। क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं? जानने के लिए कि इस साल हमारे फर्म ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है हमारे फर्म को। साथ ही साथ हमारे बैलेंस शीट जो है हमारा, वो कितना लाइबिलिटीज़ दिखा रहा है और कितना एसेट्स दिखा रहा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें पता चलता है ये फाइनल अकाउंट्स बनाने से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से। ओके, तो अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, हम क्या मतलब कंप्लीट सेट किसे कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें बनाने पड़ेगी। तो हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप की जहाँ तक बात है तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें हमें, 3 स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। कौन कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और इससे क्या एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है, एंड रिजल्ट। इसको प्रिपेयर करने से, इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से हमें क्या पता चलता है। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें क्या पता चलता है और बैलेंस शीट बनाने से हमें क्या पता चलता है। इन सब को हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक और नाम से जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाए या फाइनल अकाउंट्स बोला जाए, बात दोनों क्या होगी? बराबर होगी। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। मैं चाहता तो इस चैप्टर को काफ़ी छोटा कर सकता था और छोटे छोटे पार्ट्स में मैं बना सकता था, लेकिन इससे होता क्या है कि कंटिन्यूटी आपकी वो होती है, डिसरप्ट होती है, इंटरप्ट होती है। इस चीज़ से कंटिन्यूटी आपकी भंग हो जाती है। साथ ही साथ आप सोचते हो कि बहुत सारे पार्ट्स हो गए हैं, किसको देखें, क्या देखें। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इसको कम से कम पार्ट्स में मैं बनाऊं, और कम से कम पार्ट्स में भी मैं बनाऊंगा तो 3-4 पार्ट्स तो बन ही जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में इसके पहले ये जो पहला पार्ट है, ये पार्ट 1 है,
तो इसमें मैंने पूरा थ्योरी कवर कर लिया है जितना भी इस चैप्टर्स के हैं। अब जो वीडियोज़ आएंगे उसमें तीनों अकाउंट्स हम कवर कर लेंगे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चौथे वीडियो में बैलेंस शीट की हम बात कर लेंगे। तो ये पहला वीडियो है, इसके बाद 3 वीडियो और आएंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, हम जिसके लिए ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, उसे अकाउंटिंग प्रोसेस हम कहते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। द अकाउंटिंग प्रोसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। और फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है? जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उसके थ्रू हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये बात जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे थे तब मैं बता चुका था, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री से हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। लेजर अकाउंट्स को हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रायल बैलेंस से हम फाइनली क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको ये बातें पता थे। अच्छा, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है या नीड क्या है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने की। हम क्यों बनाते हैं, मतलब क्या ज़रूरत हमें पड़ जाती है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने की। तो देखिए, सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव्स बोल लीजिए या नीड बोल लीजिए या इम्पोर्टेंस बोल लीजिए फाइनल स्टेटमेंट्स की, तीनों सेम चीज़ है। ओके, तो हमें पता है कि हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पीछे हमारा क्या नीड होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट अलग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अलग हो गया, लेकिन दोनों सिमिलर होते हैं लगभग, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब इनसे रिलेटेड हम वीडियोस बनाएंगे। तो इन दोनों अकाउंट्स को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पीछे। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, है ना। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उससे हमें पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ या ग्रॉस लॉस कितना हुआ। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना हुआ, चाहे उसमें हर तरह के चीज़ें शामिल हो जाएंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इनको इनकम स्टेटमेंट बनाने का? कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर, मान लीजिए आप 2020 में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 2019 में कितना प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, और प्रॉफिट हुआ था तो इस साल से कम हुआ था या ज़्यादा हुआ था, लॉस हुआ था तो कितना ज़्यादा लॉस हुआ था इस साल के मुकाबले अगर कंपैरिजन करें। तो एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमारे पास मटेरियल आ जाता है जब हम ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। हम पता कर पाते हैं ये चीज़, हम आकलन कर पाते हैं इस चीज़ का कि हम कितने पानी में हैं, है ना, कि पिछले साल के मुकाबले हमने इम्प्रूव किया है या हमारा क्या कहते हैं उसको, नीचे की तरफ हम आए हैं या फिर डिमोशन हुआ है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एक्सपेंसेस हुए हैं तो किस किस चीज़ में हुए हैं, रेंट में हुआ है, सैलरी में हुआ है या टैक्सेस में हुए हैं। इनकम हुआ है तो कहाँ कहाँ से इनकम हुआ है, इन सब का डिटेल हमें मिल जाता है इनकम स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से। इसके अलावा रिजर्व्स का पता चलता है। इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट टू मीट अनसर्टेनिटीज़। अब देखिए रिजर्व्स का पता कैसे चलता है। तो रिजर्व होता क्या है? तो रिजर्व होता है रिजर्व्स जो क्रिएट हम करते हैं, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। और जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए आप गुल्लक मेंटेन करते थे जब आप छोटे थे, या अभी आप सेविंग्स करते हो जब आप बड़े हो गए हो, और मान लीजिए आप कुछ काम करते हो, किसी को ट्यूशन पढ़ाते हो या छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो उससे आप कुछ पैसे बचाते हो अपने उन कामों के लिए, कंटिजेंसीज़ के लिए, जैसे हम कंटिजेंसी कहते हैं या अनसर्टेनिटीज़ कहते हैं कि अचानक से हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास सेविंग्स अगर रहेगी तो हम उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे उन अनसर्टेनिटीज़ को, उन अनिश्चितताओं को मीट करने के लिए, उनसे संभलने के लिए।
तो इसे ही अकाउंटिंग टर्म में कहते हैं रिजर्व्स। हम रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं कि मान लीजिए किसी साल हमारे बिजनेस ने हमें प्रॉफिट नहीं दिया, तो प्रॉफिट नहीं दिया तो हम कैसे मीट करेंगे उन आवश्यकताओं को जो हमें पड़ेगी। हमें रेंट तब भी देना पड़ेगा, हमें हो सकता है सैलरी तब भी देनी पड़ जाए, तो उन सब चीज़ों को हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो जब हमारे पास रिजर्व रहेगा तो रिजर्व से हम उन चीज़ों को मीट कर देंगे, दे देंगे। इसीलिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं और रिजर्व क्रिएट होता है नेट प्रॉफिट से। और नेट प्रॉफिट कब पता चलेगा? जब हम ये इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा रेशियोज़ का हमें पता चलता है। रेशियो फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है? फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि जब आप अपने ही बिजनेस का 2 साल के बीच में एनालिसिस करते हो कि प्रॉफिट हो या लॉस हुआ, 2 साल के प्रॉफिट का एनालिसिस कर लेते हो, या किसी और बिजनेस से आप अपने बिजनेस का कंपैरिजन करते हो, या आप ये पता करते हो कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ पिछले साल के मुकाबले, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ पिछले साल के मुकाबले। तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रेशियोज़। और रेशियोज़ कैसे पता चलेगा? रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू, इसको तो रेशियो कहते हैं। मान लीजिए 2019 में हुआ था आपको प्रॉफिट 40 लाख, मान लीजिए 40 लाख, एंड 2020 में हो गया आपका 60 लाख। कितना? 60 लाख। तो इस साल का जो रेशियो क्या हो गया? बढ़ गया आपका रेशियो, है ना। तो यही 2 साल का जो कंपैरिजन है इसी को रेशियोज़ कहते हैं। और ये रेशियो कब हमें हासिल होता है, कब हमें मिलता है? जब हम ये इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाता है। फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस रेशियोज आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, और भी बहुत सारे रेशियोज हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट से हमें देखने को मिलता है। ओके, अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव या नीड होता है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के पीछे क्या चीज़ें नीड होती है या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए, बैलेंस शीट जिसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको प्रिपेयर करने के पीछे क्या मकसद होता है। तो पहला, असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि मार्केट में हमारा जो बिजनेस है वो कौन से पोजीशन पे है, और मार्केट में आपके बिजनेस का पोजीशन वेरी करेगा। किस चीज़ से वेरी करेगा? जब जितना आपके पास एसेट्स है उसके हिसाब से, जितना नेटवर्थ है आपके बिजनेस में उसके हिसाब से मार्केट में आपका पोजीशन क्या है ये वेरी करता है। हम आए दिन सुनते हैं कि अंबानी 6वें पोजीशन पे पहुंच गए वर्ल्ड में, या 10th पोजीशन पे पहुंच गए। तो ये किससे वेरी करता है? उनके नेटवर्थ से, उनका पैसा, उनका एसेट, उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी घटती बढ़ती जाती है, इन चीज़ों से उनका वो पोजीशन, मार्केट का पोजीशन पता चलता है। तो सेम बैलेंस शीट हमारा क्या करता है? असरटेन करता है फाइनेंशियल पोजीशन। उसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव होता है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का या पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का? कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना ज़्यादा एसेट आपने बनाया या लाइबिलिटीज़ आप पे ज़्यादा हो गई, इसके कंपैरिजन के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ डिटरमाइनिंग सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है कि आप जब कर्ज लेते हो किसी से, आप जब लोन लेते हो तो कितने दिन में आप उसको चुकाने के काबिल हो या नहीं हो, आप सॉल्वेंट हो या नहीं हो, इसी चीज़ को कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। और सॉल्वेंसी पोजीशन जानने के लिए आपको बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो कि हमें बैलेंस शीट बनाने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा। अब बात करते हैं कि ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे इंटरेस्ट किसका होता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं हमारे बिजनेस के बारे में कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप अपने आप को ओनर मानिए, और आप अपने आप को ओनर मानिए और सोचिए कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है किसी फर्म के, किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे। तो वो 2 तरीके के लोग हो सकते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र्स हो सकते हैं और दूसरे एक्सटर्नल यूज़र्स हो सकते हैं। इंटरनल यूज़र्स किसे कहते हैं? इंटरनल यूज़र्स ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि बिज़नेस से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे ओनर हो गया बिज़नेस का, वो इंटरनल यूज़र होगा उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मैनेजमेंट हो गया उस बिज़नेस का, साथ ही साथ एम्प्लॉय और जो ट्रेड यूनियंस है, ये सब इंटरनल यूज़र्स के पीछे आते हैं। अच्छा, ओनर क्यों जानना चाहता है, ओनर क्यों इंटरेस्ट रखता है अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? तो देखिए, ओनर जो होता है वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। ओके, रिस्क उठाता है वो बिजनेस के पीछे अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट दिखाएगा। क्यों दिखाएगा भैया? क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट होगा, कितना होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, कितना ज़्यादा लॉस होगा, ये सब
वो जानना चाहता है, क्योंकि जब उसने रिस्क लिया है तो वो उम्मीद करता है कि प्रॉफिट वो कमाए, जिसकी वजह से जो ओनर होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे इंटरेस्टेड होता है, और ताकि वो कंपैरिजन कर पाए कि उसका बिजनेस पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर है या नहीं है। साथ साथ मैनेजमेंट को क्यों इंटरेस्ट रहता है बिजनेस के या फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो क्यों देखना चाहता है फर्म का बैलेंस शीट, ये वो क्यों देखना चाहता है फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैनेजमेंट क्या कौन होता है जो कि मैनेज करता है उस बिजनेस को। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया मालिक तो कोई एक है, लेकिन उस मालिक के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे ना, तो वो सब मिलके बनाता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए, ये वर्कर्स हो गए, ये सब मिलके मैनेजमेंट बनाएंगे। तो मैनेजमेंट जो होता है वो काफ़ी काम करता है उस बिज़नेस में, और काम करता है देन उसको भी तो ज़रूरत होती है कि कैसे हम बिज़नेस को मैनेज करके चलें, कैसे हम सेलिंग प्राइस को कितना फिक्स करें, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें या कैसे रिड्यूस करें, नए प्रोजेक्ट्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो मैनेजमेंट का यही काम होता है ना, बिज़नेस को ग्रो करना। तो वो चाहती है, बिज़नेस मैनेजमेंट चाहती है कि कॉस्ट जो हो वो मिनिमम हो, सेलिंग प्राइस कितना ऐसा रखे कि मार्केट में लोगों को ज़्यादा ना लगे ये सेलिंग प्राइस, और वो आराम से हमारे बिज़नेस के तरफ, हमारे प्रोडक्ट्स के तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव रहता है, और इस पर्सपेक्टिव से वो क्या करता है, इंटरेस्टेड रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस, ये हमारे इंटरनल यूजर्स है, और ये भी जानना चाहते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। ये क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ दिन रात काम करते हैं, और जो ट्रेड यूनियंस है वो उस ट्रेड यूनियंस या लेबर यूनियंस ये क्या किसके दिशा में काम करते हैं कि बिजनेस में कोई काला बाजारी ना हो, किसी के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो रहा हो, किसी एम्प्लॉयज़ के साथ, किसी वर्कर से ज़्यादा काम करवा के पैसे कम नहीं दे रहा हो। तो ये सब काम ट्रेड यूनियंस करते हैं, और एम्प्लॉयज़ जो दिन रात काम करते रहते हैं उन्हें इस बात के लिए इंटरेस्ट रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि बिज़नेस कैसा कर रही है, वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो जिस फर्म में काम कर रहे हैं, वो फर्म कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। क्योंकि अगर वो फर्म अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छे पैसे कमा रही है, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ भी चाहेंगे कि उनका सैलरी बढ़े, और ट्रेड यूनियंस भी चाहेंगे कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ओके, अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स की। तो एक्सटर्नल यूज़र्स क्या क्या हैं, जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको क्या इंटरेस्ट रहता है कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में, बैंक को या फाइनल इंस्टीट्यूशंस को। तो देखिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये क्या काम करते हैं, ये किसी भी फर्म को या किसी भी कंपनी को लोन देने का काम करते हैं, लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमसे लोन लीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए, लेकिन ये हर एक कंपनी को नहीं कहते, सिर्फ ऐसी कंपनी को अप्रोच करते हैं ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हो मार्केट में, क्योंकि उन्हें इस बात का कि सिक्योरिटी रहती है, उन्हें एश्योरेंस रहता है कि ये जो बिज़नेस है वो अश्योर्ड रहते हैं कि ये किसी न किसी तरीके से ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे पैसे कमा रही है। तो मेरा जो लोन है, यानी कि बैंक ये सोचती है कि मैं जो लोन दूंगा इस बिज़नेस को, वो मुझे समय पर लौटाएंगे, साथ ही साथ अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मैं इनसे वसूल सकता हूँ। ठीक है, तो इस बात का लोभ रहता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और इसीलिए ये इंटरेस्टेड रहते हैं कंपनीज़ के, फर्म्स के फाइनल अकाउंट्स में। अब क्रेडिटर्स की बारी आती है। क्रेडिटर्स का क्या इंटरेस्ट रहता है, तो क्रेडिटर्स ऐसे पार्टीज़ होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं क्रेडिट पे। लाइक आपका कोई बिजनेस है, मान लीजिए होटल इंडस्ट्री है, तो होटल इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ लोग आके रहते नहीं हैं, वहाँ आके लोग रहते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होटल में होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। जैसे फूड आप प्रोवाइड कराते हो आप अपने होटल में आए लोगों को, तो फूड के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, चिकन चाहिए होता है, मटन चाहिए होता है, चावल चाहिए होता है, गेहूँ चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड कराते हैं क्रेडिटर्स, वो उधार पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो क्रेडिटर्स का इस बात का इंटरेस्ट रहता है कि अगर वो बिज़नेस अच्छा कर रही है तो मैं इसे कितना भी ज़्यादा माल सप्लाई कर दूँ, कितना भी ज़्यादा गुड्स सप्लाई कर दूँ, ये मुझे समय पे पैसे चुका देगा। तो क्रेडिटर्स इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं फाइनल अकाउंट्स में। उसके अलावा गवर्नमेंट्स एंड इट्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट और उसके अथॉरिटीज़ की क्या क्या इंटरेस्ट रहता है, गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड रहती है किसी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में।
या किसी बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स में, मैं कंपनी बार बार बोल रहा हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती नहीं है, वो बिजनेस होता है, ठीक है, किसी एक सोल प्रोप्राइटर का। तो गवर्नमेंट और इसके अथॉरिटीज़ क्या करते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी भी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसीलिए इंटरेस्टेड रहती है क्योंकि उन्हें चार्ज करना होता है टैक्स। क्या चार्ज करना होता है? टैक्स। साथ ही साथ वो कुछ सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं बिज़नेस को, तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं सुविधाएं दे रहा हूँ बिज़नेस को, तो मुझे भी टैक्स मिले, और कोई बिज़नेस जितना ज़्यादा कमाएगी गवर्नमेंट का टैक्स उतना ज़्यादा मिलेगा गवर्नमेंट को। इसीलिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड रहती है फाइनल अकाउंट्स में कि कोई घपलेबाजी ना हो जाए, ऐसा ना हो कि बिज़नेस ज़्यादा कमा रहा हो और हमें टैक्स के रूप में कम पे कर रहा हो, तो गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड रहती है। रिसर्चर्स, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, जो मार्केट में घूम घूम के रिसर्च करते हैं बिज़नेस के बारे में, फर्म्स के बारे में, वो किस लिए इंटरेस्टेड रहते हैं? तो रिसर्चर्स को हेल्प होता है उनके स्टडीज़ में, साथ ही साथ जो सर्वे वो कर रहे होते हैं उन सब में हेल्प मिलता है, तो इसीलिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं। पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है? तो पब्लिक ऑब्वियस सी बात है, वो जो बिज़नेस है वो सोसाइटी में ही है और सोसाइटी बिलोंग करता है पब्लिक को, तो पब्लिक ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी भी फर्म के फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रहेगी, ताकि उन्हें पता चले कि कौन सा फर्म कैसा परफॉर्म कर रही है और उन्हें जो मटेरियल मिल रहा है वो सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ सोसाइटी के लिए वो बिज़नेस क्या कर रही है, जिस सोसाइटी में वो वर्क कर रही है, तो इन सब बातों के लिए पब्लिक इंटरेस्टेड रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से वो यूज़र्स हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के इंटरेस्टेड रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अब एक टर्म आता है हमारे सामने इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो देखिए, जब हम ये अकाउंटिंग कर रहे होंगे इस चैप्टर का, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे, या फिर बैलेंस शीट बना रहे होंगे, तो इन सब में हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है ये कि हमें फ़र्क पता होना चाहिए कैपिटल आइटम्स में और रेवेन्यू आइटम्स में। जब तक आप कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तब तक आप क्या होगा, तब तक आप अकाउंटिंग कर नहीं पाओगे अच्छे से। आपका या तो ट्रेडिंग अकाउंट गलत हो जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत हो जाएगा, या फिर कुछ भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं। तो देखिए, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, द अकाउंट्स अपीयरिंग देयरइन आर ट्रांसफर्ड either to the trading account or to the profit and loss account or to the balance sheet। देखिए, जब ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं लेजर अकाउंट्स के थ्रू, तो ट्रायल बैलेंस से जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, या तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में यही 3 अकाउंट्स हम बनाते हैं। Items appearing in the trial balance which are of revenue nature are transferred to either trading account or profit and loss account। तो ध्यान से सुनिए इस बात को, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ऐसे आइटम भेजे जाएंगे जो कि रेवेन्यू नेचर के होंगे। कौन से नेचर के? रेवेन्यू नेचर के। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे आइटम भेजे जाएंगे जो कि रेवेन्यू नेचर के होंगे। और बचा क्या? कैपिटल नेचर का। तो कैपिटल नेचर के जितने भी चीज़ें होंगी वो भेजा जाएगा बैलेंस शीट में। तो याद रखिए, जब ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स भेजे जाएंगे और कैपिटल आइटम्स जो होंगे वो बैलेंस शीट में भेजे जाएंगे। अब बोलोगे कि क्या रेवेन्यू नेचर के जितने भी आइटम्स है क्या उसको ट्रेडिंग में भी भेज देंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देंगे? तो ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि रेवेन्यू आइटम्स को ही ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन एक और फर्दर डिफरेंस आता है डायरेक्ट आइटम्स का और इनडायरेक्ट आइटम्स का। तो ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे तब। अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स नेचर के आइटम्स भेजे जाते हैं। बचा कैपिटल आइटम, तो कैपिटल नेचर का जो आइटम है वो बैलेंस शीट में भेजा जाता है। अब बात हम आगे करते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशंस अलाउज क्लासिफाइंग एक्सपेंसेस एंड रिसीट्स एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमें कहता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को और अपने रिसीट्स को
ऐसे क्लासीफाई कर लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है बैलेंस शीट में जाएंगे, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बैलेंस शीट में सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैपिटल रिसीट ये जाएगा बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू रिसीट ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ठीक है, कैपिटल में दो फिर आ जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू का दो हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट। अब एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे आगे। There are certain rules for classification of expenditure and receipts as revenue and capital. Let's discuss. अभी कुछ rules है जिनसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम्स के बीच में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर से तो आपको समझ में आ रहा होगा खर्चा, लेकिन कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, उसको आप पढ़ लीजिए। रेवेन्यू नेचर के जो आइटम्स होंगे, रेवेन्यू नेचर के जो आइटम्स होंगे, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रिसीट हो। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा और रिसीट का मतलब जो हमें मिला, ठीक है। तो रेवेन्यू आइटम जो होंगे वो हर साल आपको होंगे, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रिसीट हो। यानी कि ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, और शॉर्ट टर्म के रिसीट्स होते हैं। यानी कि हर साल रेगुलर, इसको हम कहते हैं रेकरिंग नेचर के ये होते हैं। जैसे आपका मान लीजिए शू मेकिंग कंपनी है, आपकी शू मेकिंग बिजनेस है, आप जूते बनाते हो, तो आपका जूता हर साल मैन्युफैक्चर होता है, हर साल बिकता है, फिर अगले साल बनाते हो, फिर बिकता है। तो जब बनाते हो तो शू बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आप खरीदते हो, लेदर एंड ऑल, तो इस सब पे जो खर्चा आता है वो आपका हर साल वो खर्चा आता है, उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, क्योंकि हर साल होता है। और जो रिसीट आपको मिलता है हर साल बेचने, उन जूतों को बेचने पे जो आपका पैसा मिलता है जो हर साल मिलता है, उसे कहेंगे रेवेन्यू रिसीट। तो आपने देखा एक चीज़ कि ये रेकरिंग नेचर के होते हैं। अच्छा, अब कैपिटल नेचर का क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर को कहेंगे जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। जैसे आप वही एग्जाम्पल लीजिए शू मेकिंग बिजनेस का। तो शू मेकिंग बिजनेस में लेदर तो हर साल खरीदते हो आप जूते बनाने के लिए, या जो भी मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स, वो हर साल खरीदते हो। लेकिन उन जूतों को बनाने के लिए जो मशीनरी है, क्या वो हर साल खरीदते हो आप? नहीं, वो एक साल खरीदते हो और उसको 10, 15, 20 जितने साल वो चलता है चलाते हो। दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स, किसी भी बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स खरीदने पे जो एक्सपेंडिचर होता है, तो फिक्स्ड एसेट्स आप हर साल तो खरीदते नहीं हो, कभी कभी खरीदते हो, तो वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो नॉन रेकरिंग नेचर के जितने एक्सपेंडिचर्स हैं दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और नॉन रेकरिंग नेचर के जितने भी इनकम्स है उसका भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए 20 साल के बाद वो जूता बनाने वाली मशीन ख़राब हो गई, आपने उसे बेच दिया, तो वो फिक्स्ड एसेट आपने बेचा। ऐसा तो नहीं है कि आपका फिक्स्ड एसेट बेचने का धंधा है, नहीं, मशीन बेचने का धंधा नहीं है आपका धंधा क्या है? जूते बेचने का है। तो वो जो मशीन आपने 10-15 साल बाद ख़राब हो जाने के बाद बेचा, उससे जो थोड़ा बहुत इनकम आपको आ गया फिक्स्ड एसेट्स बेचने पे, वो आपका नॉन रेकरिंग का इनकम है, नेचर का, कभी कभी मिलता है। तो ऐसे इनकम्स को, ऐसे रिसीट्स को कहेंगे हम कैपिटल रिसीट्स। आई होप आपको यहीं पे सारा क्लियर हो गया होगा। लेकिन चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज नॉर्मली ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नॉर्मली जब फिक्स्ड एसेट्स परचेज करोगे आप अपने बिजनेस के लिए, जैसे एसी खरीद लिया, कोई मशीन खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, जो कि बहुत साल तक यूज़ करने का आपका पर्पज़ होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो खरीदा है आपने रीसेल के पर्पज़ से, नहीं, वो अपने बिजनेस में रखने के पर्पज़ से खरीदा है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड इन द बिजनेस टू अर्न इनकम एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। जब आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो बिजनेस में, तो आपका इंटेंशन क्या होता है? आपका इंटेंशन होता है कि इसे हम कई सालों तक चलाएंगे, ना कि बेचेंगे। फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। वो फिक्स्ड एसेट्स कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका कोई मशीन हो, कोई प्लांट हो, चाहे कोई इनटेंजिबल हो सकता है, जैसे कॉपीराइट हो सकता है, गुडविल हो सकता है। तो जो भी फिक्स्ड एसेट्स आप खरीदते हो उस पर जो आपका खर्चा आता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। The benefit from capital expenditure will be for period or periods beyond the accounting period। अब समझिए इस बात को, जो आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा, क्या ये सिर्फ एक साल यूज़ करोगे? क्या इसका फ़ायदा सिर्फ एक साल मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 ईयर से ज़्यादा तक उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, 10 साल, 15, 20 साल तक। तो
जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका जो बेनिफिट आपको मिलता है वो उस पीरियड में तो मिलता ही मिलता है, बियॉन्ड दी अकाउंटिंग पीरियड भी आपको मिलता है कई सालों तक। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। अब चलिए बात करते हैं एग्जांपल्स की, क्या क्या एग्जांपल्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर के। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, मोटर व्हीकल खरीद लिया। ठीक है, अभी देखिए फर्नीचर, तो एक और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि जब तक आपका, मान लीजिए आपका फर्नीचर बेचने का ही शोरूम है, तो फर्नीचर वो आपके लिए एसेट नहीं होगा, वो आपके लिए हो जाएगा क्या, रेगुलर आइटम, रेवेन्यू आइटम हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्नीचर सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिजनेस जहाँ पे ये सब बेचने का काम नहीं किया जाता है, तो उन बिजनेसेस के लिए ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा और उसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत खर्च कर दिया, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जैसे इंक्रीज इन सीटिंग कैपेसिटी ऑफ थिएटर, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। जैसे आपका एक थिएटर था, आपने सोचा कि इस थिएटर में थोड़े बहुत चेयर्स और बढ़ा देने चाहिए, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए, तो आपने कुछ चेयर्स और लगा दिए, तो वो आपने फिक्स्ड एसेट लगा दिया आपने थिएटर में, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। साथ ही साथ आपने एक पुरानी मशीन खरीदी, मान लीजिए पुरानी मशीन खरीदी और आपने सोचा कि ये मशीन में थोड़ा सा और रिपेयर करवा देना पहले बार में, या ओवरहॉलिंग करा दे इसे पूरी तरह से, तो ये हमारा अच्छा हो जाएगा, इसकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो आपने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा और उसके ओवरहॉलिंग पर जो खर्चा लगाया पहली बार में, वो भी आप अपने मशीन के कॉस्ट में ही ऐड करोगे, तो वो आपका हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? और जो रेगुलर रिपेयर्स होते हैं वो आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके अलावा क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन एंड फ्रेट ऑन न्यू एसेट्स, आपने कोई नया एसेट खरीदा, मान लीजिए आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसे शोरूम से आपके घर तक लाने के लिए कुछ फ्रेट देना पड़ा, भाड़ा देना पड़ा, साथ ही साथ इंस्टॉल उसको करने के लिए मैकेनिक को पैसा देना पड़ा, ये सब पर जो खर्चा है ये सब आप उस रेफ्रिजरेटर के कॉस्ट में ही ऐड करते हो और ये माना जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ परचेज ऑफ गुडविल आपने खरीदा, लाइसेंस खरीदा, पेटेंट राइट लिया, ट्रेडमार्क्स लिए, कॉपीराइट्स लिए, लीगल एक्सपेंसेस कराया, मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा और उसके लीगल एक्सपेंस आ गया, जैसे कोई मकान लिया आपने, कोई ज़मीन लिया आपने, उस पर उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज लग गया, ये सब आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो फिक्स्ड एसेट और उस पर किए गए खर्चे आपके हो जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन शर्त है, न्यू एसेट पे सिर्फ पहली बार में जो खर्चा आता है वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेकेंड हैंड मशीन पे भी जो पहली बार में खर्चा आएगा वो आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब बाकी जो रेगुलर रिपेयर्स आप करवाते हो वो आपका आएगा किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में ये चीज़, और जैसे जैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो समझ गए, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कहाँ दिखाएंगे। तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू रेलेवेंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट एंड इज शोन इन द बैलेंस शीट। एक तो सबसे पहले जो भी फिक्स्ड एसेट अकाउंट होगा उसमें डेबिट करेंगे उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को, साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स हमारे होते हैं। ओके, तो ये दो जगह दिखाएंगे, कहाँ पे। एक तो रेलेवेंट, जैसे मान लो मशीनरी से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर हुआ तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। ओके, दो जगह दिखाएंगे। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो समझ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया रिकरिंग नेचर के होते हैं। इट इज़ द एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच इज़ कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। जैसे फिक्स्ड, जैसे हम बात कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ़ायदा हमें उस पीरियड में तो मिल ही रहा था, लेकिन उस एक्सपेंडिचर का फ़ायदा बियॉन्ड द पीरियड भी मिल रहा था, उसके बाद भी मिल रहा था। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो एक ही साल में इसका फ़ायदा मिल जाता है, एग्जॉस्ट हम कर जाते हैं इसको। इट इज़ रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर का मतलब हर साल ये एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है। इट इज़ द अमाउंट इनकर्ड ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे जो रेगुलर हमारा काम है, ठीक है, उस काम पे जो हमारा खर्चा आता है दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रेंट हमें हर महीने देना पड़ता है, सैलरी हर महीने देनी पड़ती है, वेजेस, पावर, फ्यूल्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस याद रखिएगा, ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, ये रेगुलर नेचर का है, इसलिए रेवेन्यू आइटम में है, ऑफ फिक्स्ड एसेट। साथ साथ परचेजेस ऑफ स्टॉक गुड्स टू द एक्सटेंट दे आर यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अभी देखिए, गुड्स टू द एक्सटेंट दे आर यूज्ड इन
ड्यूरिंग द ईयर। तो गुड्स जब आप खरीदोगे और जितना गुड्स एक साल में आप बेच दोगे उतना ही आप दिखाओगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे, और बाकी जो बच जाएगा ना स्टॉक, तो स्टॉक इन हैंड के नाम से हम उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। रिमेनिंग अमाउंट विल बी एन एसेट। तो रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो हमारे लिए एसेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का गुड्स खरीदा, आपने 80K यानी कि 80,000 का बेच दिया, तो ये आपका हो गया रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू इनकम हो गया, रेवेन्यू रिसीट हो गया आपके लिए 80,000। लेकिन जो 20,000 बच गया ना 20K का माल, वो आपके लिए स्टॉक हो गया और वो आपका दिखाओगे कहाँ, बैलेंस शीट में। एक और एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन का। किसी भी मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, वो तो हम दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन आपने खरीदा 20,000 का, डेप्रिसिएशन लग गया 2K, तो 2K तो आप दिखा दोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे, लेकिन जो 18K बच गया ये आपका अभी भी एसेट है, तो ये दिखाओगे आप बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो इस तरीके से समझना है। It also includes that part of capital expenditure which expires or is consumed within the accounting year, for example depreciation। जैसा मैंने आपको अभी समझाया, किसी भी मशीन, कोई भी मशीन पे किया गया खर्चा आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कभी ना कभी, वो जो मशीन है कभी ना कभी ख़राब होगी। मान लीजिए आपने एक मशीन 20,000 में ख़रीदा और उसका जो एस्टिमेटेड ईयर था यूज़फुल लाइफ वो 5 साल का था, 5 साल के बाद वो ख़राब हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन आपने निकाला तो आपको पता चला कि हर साल वो डेप्रिशिएट होगा 4,000 रुपये से। तो 20,000 का मशीन पहले साल में 4,000 रुपये डेप्रिशिएट हो गया, तो वो 4,000 आपका हो गया क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बाकी जो 16,000 का मशीन अभी भी बचा हुआ है ना, वो आपका हो गया एसेट। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का उतना पार्ट जितना कंज्यूम हो चुका है वो आप दिखाओगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे, बाकी बचा हुआ दिखाओगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे और उसे बैलेंस शीट में दिखाओगे। अभी देखिए, सम एक्सपेंसेस अपीयर टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ एक्सपेंडिचर देख करके आपको लगेगा कि ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट वो एक्चुअली में होता है क्या, वो एक्चुअल में होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग ऑफ एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग और एनी अदर एसेट। तो जब भी कोई न्यू एसेट आप खरीदोगे फर्स्ट टाइम पे, और फर्स्ट टाइम पे जितने भी खर्चे आप करा लो, चाहे वो को लाने में लगा हुआ फ्रेट हो, चाहे इंस्टॉलेशन में लगा हुआ चार्ज हो, चाहे वाइट वॉशिंग हो, चाहे रिपेयर हो, पहले टाइम में न्यू एसेट का पहले टाइम में जितने भी खर्चे आएंगे वो सारा का सारा आप एसेट पे डाल दोगे, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा, वेजेस पेड टू द वर्कर्स प्रोड्यूस अ टूल टू बी यूज्ड इन द फैक्ट्री इटसेल्फ और टू फिक्स अ मशीन। अच्छा, आपने वेज पे किया ऐसे वर्कर को जो कि आपके फैक्ट्री में आके ऐसे मशीन को रिपेयर कर रहा है जिस मशीन का इस्तेमाल आप अपने प्रोडक्शन पर्पस से करते हो। तो प्रोडक्शन जिस मशीन से करते हो उस मशीन को फिक्स करने का जो खर्चा आया वो वेज आपका होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ लीगल एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। तो लैंड और बिल्डिंग खरीदते समय जो आपका लीगल एक्सपेंसेस आ जाते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह, ये सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन रेज्ड टू एक्वायर एन एसेट अप टू द पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ रेडी फॉर यूज़। किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने लोन लिया और लोन पे जो इंटरेस्ट लगा वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो ये कुछ एक्सपेंडिचर्स थे जो दिखने में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगते हैं, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगते हैं, लेकिन होते क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आगे चल के कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने ये बता दिया। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो ट्रीटमेंट हमें पता चल गया कि एक तो मशीन के जिस भी एसेट से रिलेटेड वो अकाउंट है उसके डेबिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे ट्रीट करेंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंडिचर हमारा। ओके, तो डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो देखिए, पर्पस क्या होता है दोनों का। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है इट इज़ इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर यूज इन बिजनेस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं ऐसे एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जिसका बिजनेस में हम यूज़ कर सके प्रोडक्शन पर्पस से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या पर्पस होता है, इट इज़ इनकर्ड फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग बिजनेस डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, रेंट हो गया, सेल्स हो गया, इन सबको खर्चा उठाने के लिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। कैपेसिटी की बात करें तो इट इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस।
अभी देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा देती है। तो जब आप मशीन खरीदते हो नई, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग भी तेज़ी से होता है, प्रोडक्शन तेज़ी से होता है, जिससे आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इट इज़ इनकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, और ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी ये भी किया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीद लेना, टैक्स देना, ये सब हम करते हैं ताकि हमारा बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहे। पीरियड की बात करें, इट्स बेनिफिट एक्सटेंड्स टू मोर देन वन पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो एक से ज़्यादा सालों के लिए हमें मिलता है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो एग्जॉस्ट हो जाता है एक ही साल में। ओके, रिकॉर्डिंग की बात करें तो इट इज़ डेबिटेड टू रिलेटेड एसेट अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी एसेट अकाउंट से रिलेटेड है उसके डेबिट साइड में दिखाते हैं। इट इज़ डेबिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट, और रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट का मतलब है या तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो ये एसेट अकाउंट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा एसेट अकाउंट होता है, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है। ओके, या नॉमिनल अकाउंट आप कह लीजिए। डिपिक्शन, इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बैलेंस शीट में शो करते हैं, और इट इज़ शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रेंट और रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया किसके बीच में, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। अब मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन की मदद से हम समझते हैं। पेज नंबर 18.7 इलस्ट्रेशन 1 है ये। देखिए, स्टेट वेदर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स पढ़ के कि ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये कौन से नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं। तो देखिए, सेकेंड हैंड कार वॉज परचेज्ड फॉर अ सम ऑफ ₹1 लाख, अ सम ऑफ ₹10,000 वॉज स्पेंड ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि आप चाहे कोई भी न्यू एसेट ले लीजिए, पहले टाइम पे जितने भी खर्चे आएंगे वो सारा का सारा आप उसी एसेट पे लगा दोगे और उसे ट्रीट करोगे एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या करोगे? एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टोटल खर्चा कितना आ गया, 1 लाख किसका, सेकेंड हैंड कार का, और 10,000 उसके ओवरहॉलिंग पे। तो टोटल खर्चा कितना आ गया, 1 लाख प्लस 10,000, यानी कि 1,10,000 जो आ गया ये आ गया हमारा टोटल, और ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड की, तो ₹25,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। आपने एक न्यू मशीन खरीदी और उसके इंस्टॉलेशन पे आपको 25,000 और देने पड़ गए, तो ये भी आपका क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, क्या होगा, कैपिटल। लगता है मेरा पेन खत्म हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में देखिए, रिपेयर्स फॉर ₹5,000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस। आपने किसी मशीन को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि उसमें खराबी थी, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो रिपेयर पे 5,000 का खर्चा आया। तो देखिए, आप ना तो नई मशीन ले रहे हैं ना सेकेंड हैंड मशीन ले रहे हैं, परचेज कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी परचेज्ड था, वो आपने ऑलरेडी बाई कर लिया था पहले ही लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिपेयर का खर्चा आ गया। तो ये जो होगा ये आपका रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, जो रिपेयर आया ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास था पहले से ही। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा ये 5,000 का खर्चा। फोर्थ है, कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार मेंशन्ड अबव। ये जो कार आपने लिया ऊपर 1,10,000 का, इस पे आपको एनुअल टैक्स देना पड़ रहा है और उस पर प्रीमियम भी देना पड़ रहा है। तो ये रेगुलर नेचर का खर्चा है। आप जब तक आप इंश्योरेंस करवा के रखोगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा और टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आपका रेगुलर खर्चे हैं, रेकरिंग नेचर के है। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिफ्थ है, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के ऑफिस में आपने एयर कंडीशन लगा दिया, एसी लगा दिया, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट लगा दिया, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन सेकंड की। तो सेकंड इलस्ट्रेशन में देखिए, स्टेट विद द रीजंस वेदर फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम है, रीजन आपको बताना है।
कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ अ मशीनरी। आप एक मशीनरी इंपोर्ट कर रहे थे और इस पर आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ गया। तो पहले टाइम पे जो भी मशीन आप जो भी एसेट खरीदोगे उस पर जितने खर्चे आएंगे वो सारे के सारे माने जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्योंकि यहाँ पे रीज़न क्या देंगे, बिकॉज दैट मशीन दैट बी बॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो मशीन हमने पहली बार खरीदा है। सो ऑल द चार्जेस लेविड ऑन इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी चार्जेस आएंगे पहले टाइम पे वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। वेजेस पेड इन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी। न्यू मशीनरी के इरेक्शन पे आपको क्या देना पड़ा, वेज देना पड़ा। अब क्योंकि न्यू मशीनरी है, जितने भी खर्चे आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्या मान लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है ₹5000 स्पेंट ऑन रीपेंटिंग ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री के रीपेंटिंग पे 5000 आपको लगाना पड़ा, ठीक है। तो आप फिर से पेंट कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि नई फैक्ट्री है उस पर आप पेंट कर रहे हो, फिर से कर रहे हो, तो ये रेकरिंग नेचर का हो जाएगा, रेगुलर नेचर का, पेंट तो करते ही रहते हैं। तो ये आपका माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीपेंटिंग हो रहा है, याद रखिए, रीपेंटिंग फिर से। नेक्स्ट है रिपेयर ऑफ फॉर ₹2000 नेसेसिटेड बाई नेग्लिजेंस ऑफ ऑपरेटर ऑफ मशीन। अगेन वही हो रहा है, आपके पास ऑलरेडी कोई मशीन पड़ा हुआ था, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से रिपेयर का खर्चा आ गया 2000 का। तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको हर महीने देना पड़ता है, तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर, दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो दैट वाज ऑल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमने देख लिया। अब इससे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच डिफरेंस। अब हम बात करते हैं, एक और टर्म हमारे सामने आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? होता ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन हमें पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ़ायदा हमें ड्यूरिंग द पीरियड भी मिलता है एंड बियॉन्ड द पीरियड भी मिलता है। सेम अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फ़ायदा हमें बस उसी विद इन द ईयर हम एग्जॉस्ट कर लेते हैं, इतना हमें पता है। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा सा अलग है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट समहाउ इट इज़ सिमिलर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो होता ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी जो फ़ायदा है ना, बेनिफिट है, वो 1 साल से ज़्यादा के लिए हमें मिलता है। तो है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो किसके जैसा है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के जैसा है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, इसका भी हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। तो देखिए, इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, बट it is estimated that the benefit will extend beyond that accounting period. Okay, that is will not be exhausted within the accounting period. For example की बात करें तो expenditure on advertisements, जो advertisements पे आप खर्चा करते हो वो होता क्या है? वो होता है revenue expenditure, लेकिन deferred revenue expenditure। इसका एडवर्टीजमेंट का फ़ायदा जो है हमें सिर्फ 1 साल के लिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1 साल के लिए मिलता है। एडवर्टीजमेंट देखिए हमारे पास सालों साल कस्टमर्स आते रहते हैं, तो उसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा के लिए हमें मिलता है। तो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फ़ायदा हमें 1 से ज़्यादा साल के लिए मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं हमारे लिए? एसेट होते हैं, लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं। कैसे? फिक्टिशियस एसेट्स, आभासी जिसे कहते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। क्या एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई देता है? बट एडवर्टीजमेंट आपने कराया तो आप निश्चिंत हो गए ना कि चलो इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। यू विल ट्रीट दैट एडवर्टीजमेंट एज योर एसेट, बट यू कैन नॉट सी दैट, है ना, आप देख नहीं सकते उस एसेट्स को। तो ऐसे एसेट्स को हम कहेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। अमाउंट टू बी रिटन ऑफ इन करेंट ईयर इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन करंट ईयर, सेम डेप्रिसिएशन वाला हम कर रहे हैं कि जितना खर्चा हो गया, जितना रिटर्न ऑफ करने वाला है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और जो बच जाएगा ना उसे हम फिक्टिशियस एसेट ट्रीट करेंगे और उसे बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो बात कर ली। अब है कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला सेम लगाएंगे कि कैपिटल रिसीट नॉन रेकरिंग नेचर का होगा, यानी कि हर साल हमें नहीं मिलेगा। रेवेन्यू रिसीट रेकरिंग नेचर का होगा, हर साल मिलेगा। कैपिटल रिसीट से शुरू करते हैं। कैपिटल रिसीट्स आर द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय द एंटरप्राइज दैट आर नॉट रेगुलर इनकम, राइट। कैपिटल रिसीट ऐसे अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं एज अ बिजनेसमैन जो कि रेगुलर इनकम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय प्रोपराइटर, आपने कैपिटल लगाया तो क्या हर महीने आप कैपिटल लगाते हो? नहीं, कभी कभी लगाते हो। जैसे एक बार बिजनेस शुरू किया तो लगा दिया, फिर आपको लगा कि 10 साल बाद आपको एडिशनल कैपिटल लगाने की ज़रूरत है तो आपने वो एडिशनल कैपिटल लगा दिया, तो दैट कैपिटल इज कैपिटल रिसीट फॉर यू, राइट। उसके अलावा लोन रिसीट, आपने लोन रिसीव किया कहीं से, रिसीव किया मतलब लिया कहीं से, तो आप हर साल हर महीने लोन नहीं लेते हो। जब आपको ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा तब जाके आप लोन लेते हो, तो वो लोन भी आपके लिए कैपिटल रिसीट हो जाएगा क्योंकि नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। इसके अलावा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपके बिजनेस में कोई मशीन था फॉर एग्जांपल और वो मशीन थोड़ा बेकार हो गया, बहुत साल से था, 10-15 साल से, आपने सोचा इसको बेच के नया लेंगे, तो आपने उस पुराने मशीन को बेच दिया और पुराने मशीन को जो आपने बेचा तो कुछ पैसा आपको उससे आ गया, तो ऐसे पैसे को हम कहेंगे भी कैपिटल रिसीट ही कहेंगे क्योंकि कभी कभी मिलता है, हमेशा तो आप अपने मशीन बेचते नहीं हो, राइट। एक नोट है, कैपिटल रिसीट्स डू नॉट अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। कैपिटल रिसीट जब आपको मिलता है तो आपका प्रॉफिट या लॉस अफेक्ट नहीं होता है, दे आइदर इंक्रीज लाइबिलिटीज और रिड्यूस एसेट। अब इन एग्जांपल्स को देख के पता चलना चाहिए आपको, जब आप लोन लेते हो तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, क्रिएट, राइट। उसके अलावा आपका कैश भी बढ़ जाता है। लोन जब आप लेते हो तो लाइबिलिटी साइड तो बढ़ता है, कैश भी बढ़ जाता है, यानी कि एसेट भी बढ़ जाता है आपके पास। तो वही कह रहे हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जब आप मशीन बेचते हो तो कैश तो आपके पास आ जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन आपका मशीन यानी कि एसेट साइड कम भी हो जाता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैपिटल रिसीट से आपका प्रॉफिट या लॉस अफेक्ट नहीं होता, जबकि आपका बैलेंस शीट अफेक्ट होता है, या तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है या रिड्यूस, एसेट आपका रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं हम रेवेन्यू रिसीट की। तो रेवेन्यू रिसीट में देखिए, दिस आर द अमाउंट्स रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मेनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो आपका मेन बिजनेस है गुड्स बेचने का या सर्विस बेचने का, इससे जो पैसे आपके आते हैं, रेगुलर इनकम जो आपका होता है, ऐसे रिसीट्स को, ऐसे इनकम्स को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर के होते हैं। हर साल आप सामान बेचते हो, हर साल आपके पास पैसा आता है। एग्जाम्पल कैश सेल्स, आपने सामान बेचा, कैश पे कैश हर महीने आता है, हर साल आता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आपके डेटर्स से आपको पैसे मिल गए। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये आपका हो गया रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट्स अराइज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस आर रेगुलर इनकम्स। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि जो आपका डे टू डे बिजनेस है उससे जो पैसे आपके पास आते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स, और ये रेगुलर इनकम माना जाता है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो दिस आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज दिस आर नॉमिनल अकाउंट्स। हमें पता है कि रेवेन्यू जो रिसीट्स होते हैं, रिसीट्स एंड इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट्स, एंड नॉमिनल अकाउंट व्हेन इट इज प्रॉफिट और लॉस it is shown on the credit side of profit and loss account और the trading account। क्लियर है? तो चलिए अब एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स के बीच में। तो पहला जो डिफरेंस है वो है इट इज़, अगर बात करें कैपिटल रिसीट्स की, तो इट इज़ द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और रिसीट्स एट द कैपिटल और लोन टेकन। जब हम मशीन बेचते हैं या लोन लेते हैं तब जाके हमें कैपिटल रिसीट मिलता है, लेकिन जब हम गुड्स या सर्विस बेचते हैं तब हमें मिलता है रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरा, इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट, जो हमारा कैपिटल रिसीट्स है वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स को हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। थर्ड है, दिस आर द नॉर्मली ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। हमें पता है नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं कैपिटल रिसीट्स, जबकि रेवेन्यू रिसीट्स रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग का मतलब जो रिपीट होता है हमेशा। उसके अलावा दीज रिसीट्स आर नॉट रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ करने पे कैपिटल रिसीट्स नहीं मिलता है, हमें मशीन सेकेंड हैंड मशीन या पुरानी मशीन बेचनी पड़ती है या लोन लेना पड़ता है, तब जाके कैपिटल रिसीट्स मिलता है, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इसे नहीं कहेंगे। जबकि रेवेन्यू रिसीट्स जो होता है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान मिलता है, ऑपरेशन से मिलता है।
एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो डिफरेंस है वो है कैपिटल रिसीट्स आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट एज प्रॉफिट टू द ओनर्स टू द बिजनेस। तो जो कैपिटल रिसीट आपको मिला उसका ओनर इस्तेमाल नहीं कर सकता एज अ प्रॉफिट, लेकिन जो रेवेन्यू रिसीट्स मिलता है वो इनकम होता है, और इनकम से जो कॉस्ट निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है वो प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है और ओनर उसका इस्तेमाल कर सकता है एज अ प्रॉफिट। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स के बीच में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, फिर बैलेंस शीट की। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मैंने बहुत तेज़ भी बोला और मैंने कोशिश की कि जल्दी जल्दी कवर कर दें। आई होप आप बोर नहीं होंगे एक सेकंड भी। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। हमारा इंस्टा पेज भी है, साथ ही साथ फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर जाके फॉलो और लाइक करिए। मिलते हैं, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।